अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और वह इम्पोर्टेंट इसलिए कि पेपर से रिलेटेड क्लास ही कंटिन्यू हम अभी आपकी सेवा में प्रेजेंट कर रहे हैं। एक सिस्टम है हमारे समाज का, जिस सिस्टम पर हम चर्चा करेंगे और उस सिस्टम को कैसे रिटन रूप में लिया जाता है उस पर भी बारीकी से चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गोदनामा। अंग्रेजी में उसे एडॉप्शन डीड के नाम से जानते हैं। तो टॉपिक लिख लें फिर बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसको कहते हैं गोदनामा। अंग्रेजी में उसको एडॉप्शन डीड के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं गोदनामा और यहाँ एडॉप्शन डीड उसी की अंग्रेजी होती है। चलिए अब इस पर बात करते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट ये चीज। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं है और उनके पास जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका वारिस तो होना जरूरी समझते हैं कि वारिस होना चाहिए, उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। शादीशुदा, शादी विवाह हुआ लेकिन संतान नहीं हुए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले वो वारिस के रूप में अपने सगे संबंधी या बिल्कुल नियरेस्ट लोग के यहाँ तहकीकात करते हैं, विजिट करते हैं कि एक पुत्र मिल जाए। उस पुत्र को हम पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, उस पर जितना सारा खर्च हो उसको हम अपना पुत्र बनाकर रखें और वही उत्तराधिकारी के रूप में, वही वारिस के रूप में हमारे मरने के बाद हमारे पोजीशन पर वही कामयाब रहे। हमारे पास जो संपत्ति है उसका वह उत्तराधिकारी हो, ताकि हमारा नाम न डूबे, हमारा नाम कम से कम बरकरार रहे, हमारे संपत्ति में बंदर बांट न हो, मरने के बाद हमारी संपत्ति को लेकर आपसी द्वेष, कलह, घृणा पैदा न हो। इस वजह से अपने जीवन काल में एक सिस्टम गोदनामा है। इसी के तहत एक बच्चे को वह गोद लेना चाहता है। एक बच्चा गोद में ले लेगा और उस बच्चे का सारा काम, जैसे एक माता पिता जो अपने बच्चे को के लिए करते हैं, उसके लिए वो सारा काम करेगा और अंत में वही बच्चा उसका उत्तराधिकारी होगा। तो ये सिस्टम, ये गोदनामा जो है, इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। सबसे पहले तो रिलेशन में वह तहकीकात करेगा अपने सगे संबंधी के यहाँ कि कोई बच्चा मिल जाए, मैं उसी का पालन पोषण करूंगा और लास्ट में वही उत्तराधिकारी मेरा होगा। अगर न मिला तो वह कहीं से बच्चा ले सकता है। कानून इसकी कंप्लीटली छूट देती है। कानून स्वीकृति देती है कि आप बच्चा कहीं से ले सकते हो, कहीं के किसी बच्चे को अदर जगह से, किसी भी जाति के। ऐसा नहीं कि अपने सजातीय में ही। कानून जो है सो ओपनली छूट प्रदान किया कि आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं।
तो अगर बच्चा मिल ही नहीं रहा है तो हमारे बहुत सारे धार्मिक संगठन और सोसाइटी है, सब सोशल सोसाइटी, उसके तहत सामाजिक संस्थान हो, धार्मिक संस्थान हो, कहीं से किसी अनाथालय से आप बच्चा ले सकते हैं। अनाथ बच्चे को भी गोद ले सकते हैं और दर्ज करवा सकते हैं, रिकॉर्ड दर्ज करवा सकते हैं। यहां रिकॉर्ड ही दर्ज करवाना है। ये गोदनामा जो है एक पेपर तैयार होता है और उस पेपर के जरिए कोर्ट का आदेश हो जाता है, कोर्ट की स्वीकृति मिल जाती है कि आप इसके अकॉर्डिंग, आपका जो ये राइट बना हुआ है, इस राइट के तहत कानून आपको हक देता है कि इस बच्चे को गोद ले और इसको अपना वारिस बनाए, इसको अपना उत्तराधिकारी बनाए। कोर्ट का आदेश निर्गत हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि अगर रिलेशन में किसी को हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो ऐसे गोद नहीं लेते हैं, उसके माता पिता की स्वीकृति होनी चाहिए। अगर स्वीकृति होती है तब हम गोदनामा सिस्टम के तहत हम कोर्ट से आदेश ले सकते हैं। अगर स्वीकृति नहीं हो तब हम जबरदस्ती किसी को गोद नहीं ले सकते। अनाथालय से, मान लो कि अनाथालय से ही बच्चा लिया गया, तो लिया गया, कोर्ट का आदेश हो गया कि भाई आप इस बच्चे को गोद ले सकते हैं। शर्त क्या होता है कि बच्चा छोटा होना चाहिए, 15 वर्ष से कम एज का बच्चा होना चाहिए। तो 15 वर्ष से कम उम्र का वह होना चाहिए, आप उसी को गोद ले सकते हैं। कोर्ट उसी की इजाजत देगी। ऐसा नहीं है कि 15 से ज्यादा हो गया तो उसको आप गोद के रूप में ले सकते हैं, कोर्ट इजाजत ऐसा नहीं देती। तो एक नियम लगा कि बच्चा जो है सो 15 वर्ष से कम का होना चाहिए, उसको आप गोद ले सकते हैं। इस कंडीशन में अगर कोर्ट के द्वारा स्वीकृति मिल गई तो स्वीकृति मिलने के बाद इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। स्वीकृति के बाद क्या होता है कि आपके राजस्व अधिकारी जो होते हैं, वहां पर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्ति है, जो जमीन वगैरह का रिकॉर्ड है, उसमें उस रिकॉर्ड में ये गोदनामा दर्ज कर दिया जाता है। और गोदनामा दर्ज करने का मतलब यह होता है कि भाई आपके न रहने के बाद ये आपका ये पुत्र जिसको आपने गोद लिया है, उस पुत्र का नाम दत्तक पुत्र होता है, उसका नाम दर्ज हो जाता है। तो ये 2 शब्द उसमें आते हैं। एक आता है रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है पटवारी द्वारा, एक आता है दत्तक पुत्र। एक और सुंदर इसके लिए एक और शब्द आता है जिसका नाम है पीसर मुतबन्ना। काफी इंपॉर्टेंट शब्द। ये दोनों याद कर देते हैं, दोनों में कोई एक दर्ज होता, या दर्ज हो, इसको दर्ज कराया जाए, इसको, ये दोनों एक ही मीनिंग है इसका। दत्तक पुत्र या पीसर मुतबन्ना उर्दू लफ्ज है। अब चलिए यहां पर क्या हुआ कि रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अब रिकॉर्ड दर्ज हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि एक और चीज मैं आपको बताऊं। ये तो रिकॉर्ड दर्ज इसमें हो गया ये शब्द,
जो आपका रिकॉर्ड माल है यानी अचल संपत्ति है, वहां राजस्व रिकॉर्ड रूम या राजस्व अधिकारी के दिशा निर्देश में पटवारी जो है सो दर्ज कर दिया ये सब। और इसको दर्ज करने से वहां पर एक और इसको पूरा का पूरा, ये तो दत्तक पुत्र हो गया, और ये तीसर मुतबन्ना, और एक और चीज ये हो जाता है गोदनामा भी दर्ज होता है। गोदनामा जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका, अंग्रेजी में अडॉप्शन डीड दर्ज कर दिया जाता है। स्पष्ट है? अब ये तो स्पष्ट हो गया बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था वह कहां दर्ज होता है। दूसरा है वंशावली, जिसको कुर्सीनामा भी बोला जाता है। आपके वंशावली में भी इस पुत्र का नाम दर्ज हो जाएगा, जो गोदनामा के तहत आपने लिया तो वंशावली में भी दर्ज हो गया। लेकिन वंशावली में भी दर्ज होगा तो ये गोदनामा शब्द ये दत्तक पुत्र के रूप में ही दर्ज होगा। अब जहां तक अधिकार की बात है, अपने पुत्र और दत्तक पुत्र में अधिकार क्या होता है? अधिकार की जो बात है मैं करूं, जो अपने पुत्र का जो अधिकार होता है, पिता के मरने के बाद जो पुत्र का जो राइट होता है प्रॉपर्टी में, वही राइट इसका भी होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसका राइट कम होगा और अपने पुत्र का, ये तो अपना पुत्र बना ही लिया गया। इसको अपना पुत्र नहीं है फिर भी बना लिया गया, और वो भी बना लिया गया कोर्ट आदेश से। कोर्ट के आदेश से बनाया गया, कोर्ट आदेश कर दिया तो बना, वो तो एक रिकॉर्ड हो गया ना। अब इसके बाद तो वंशावली में भी दर्ज हो जाएगा। वंशावली का भी अलग से हम क्लास देंगे आपको, इसको कुर्सीनामा भी बोलेंगे। और इसमें टैग हो जाता है इसका नाम, तो इक्वल राइट हो गया। जितना अपने पुत्र का राइट होता है उतना ही दत्तक पुत्र का भी राइट होता है। राइट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। वो आपका वारिस हो गया, वो आपका देखरेख किया, हर चीज ओके हो जाता है। तो और हर जगह इसका नाम भी दर्ज हो गया। हर ऑफिस में जहां आपका लैंड रिकॉर्ड है उस सब में दर्ज हो चुका है। अब इस पर आपके मरने के बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना, आपके अरीक फरीक अगल बगल कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं कर पाएंगे। कोई विवाद का जड़ आपने छोड़ा ही नहीं। अगर आप नावल्द ऐसे ही मर गए होते तो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर बंदर बांट शुरू हो जाता और आपस में विद्रोह झंझट पैदा होता। लेकिन यहां यह सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत आप अपने पुत्र को बनाया गोद लेकर, और गोद लेने ये शब्द जो बना गोदनामा, सवाल पैदा होता है कि ये गोदनामा बना क्यों? कारण कि जब बच्चा होता है, यहां हम सवाल उठा रहे हैं बच्चा। अभी जो बच्चा है ये तो छोटा सा है ना। अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप क्या लेते हैं? गोद में लेते हैं। वो अपना बच्चा हो या दूसरे का हो या जो भी हो, गोद लेते हैं। और एक सिस्टम है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में उसका नामकरण होता है, उपनयन संस्कार होता है, बहुत सारे
बहुत सारे सिस्टम होते हैं, धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, सारे संस्कार होते हैं। और अगर बच्चे का कोई संस्कार हम कर रहे हैं तो उसको गोद में रखकर ही वो संस्कार करते हैं। मैं ये सब का विश्लेषण कर रहा था कि उसको गोद में रखकर ही कोई भी संस्कार हम करते हैं, कारण कि ये तो बच्चा है और बच्चे को तो गोद में ही रखा जाता है ना। गोद में जब रख लिया उसको तो अपना बच्चा हो ही गया ना। भले ही कहने के लिए सारी बातों का जिक्र हमने किया, लेकिन हम तो उसको अपना कर लिया ना। ये सिस्टम होता है गोदनामा, जिसके तहत आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी को अपने द्वारा बनाए गए उत्तराधिकार को आप दे दिया, उत्तराधिकारी को सौंप दिया। कारण बनाया है आपने, देखा कि कम से कम मरने के बाद भी शांति रहे, हमारे संपत्ति को लेकर कोई अड़चन अड़ंगा न हो। इसके लिए बहुत ही सुंदर सिस्टम, और इसी सुंदर सिस्टम को आज हम अपने क्लास में शेयर किया, जो सबके लिए और हर समय के लिए। ऐसा नहीं है कि एक कुछ खास समय के लिए बना अब नहीं है, ये सब दिन चलता रहेगा। पिछले भी चला है, भूतकाल में भी इस सिस्टम की अपनी महानता मर्यादा रही है, वर्तमान समय में भी चल रहा है, और आने वाले समय में भी, भविष्य में भी ये चलेगा। कारण कि ये समाप्त कभी नहीं होता। तो चलिए, गोदनामा के तहत जो एडॉप्शन डीड है, इसके तहत बहुत सारी बातों का जिक्र किया। ये बहुत भास्ट नहीं है, एक पेटिशन लिखा जाता है इसका, या तो वकील लिखे, नहीं तो आप सेल्फ तैयार कर। ऐसा नहीं कि कोई जरूरी है कि वकील ही लिखेगा। आपके पास अगर काबिलियत है तो इसका पेटिशन तैयार कर सकते हैं, और फिर कोर्ट का आदेश ले सकते हैं अपने पेटिशन पर। आप इसके काबिल हो तो पेटिशन कैसे तैयार किया जाए, हर सिस्टम का बहुत सारा सिस्टम हमने बताया। ये तो ये पट्टानामा है, गोदनामा है, अतयनामा है, ये हिब्बानामा है। इस सारी चीजों का पेटिशन आप तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वकील ही तैयार करे, लेकिन इसके लिए आप में काबिलियत का होना जरूरी है। अगर इन फ्यूचर में हम सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये पेटिशन आप नहीं तैयार कर सकते, तब तो वकील रखना होता है। और तैयार करने के काबिलियत में हो तो आप तैयार कर सकते हो, और नहीं भी हो तो हम फ्यूचर में चाहेंगे कि एक एक पॉइंट पर हम पेटिशन तैयार करें और आप लोगों के समक्ष उस पेटिशन को रखें, ताकि हमारा जो सिद्धांत है, हम यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन काल में जमीन संबंधी एक एक पॉइंट का जिक्र करते हुए, एक एक पेटिशन का जिक्र करते हुए सारे लोगों को बताएं, समझाएं, और समाज के लोग कम से कम काबिल बने। ये हमारा मिशन, और इसी मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल, जो दोनों चैनल अमीन कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, और इससे भी डीपली और डिटेल्स से आपको ज्ञान हासिल करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पर मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर चलता है। हमसे प्रत्यक्ष रूप में रूबरू होकर थियरी और प्रैक्टिकल करें, और यहाँ से जाएं, ज्ञान के बल पर रुपया कमाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।